अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, इस टॉपिक की जो टाइटल है उसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा ओपन सरफेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ओपन सरफेस से और एक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे क्लोज सरफेस से। ये दोनों टॉपिक आपकी बुक में अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन इसलिए कर दिया है कि जब आप ओपन सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी डिपेंडेंस वगैरह वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से क्लोज सरफेस की डिफरेंट होती है। तो बच्चों, हमारे पास कोई भी जो फ्लैट सरफेस होती है, जैसा कि ये वाइट बोर्ड है, एक फ्लैट सरफेस है, ये होती है ओपन सरफेस। ओपन सरफेस जो होती है बच्चों, ये टू डायमेंशनल सरफेस होती है। जैसा कि हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल भी एक ओपन सरफेस है, ये टू डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस वो भी ओपन सरफेस है। लेकिन जो क्लोज सरफेस होती है वो एक सफ़ियर जैसी हो सकती है, या एक सिलेंडर जैसी हो सकती है, एक सिलेंडर जैसी हो सकती है, या वो एक बॉक्स जैसी हो सकती है। तो जो क्लोज सरफेस वाला टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम फ्लक्स को डिस्कस करेंगे फॉर ओपन सरफेस, ठीक है। बच्चों, इस टॉपिक में मैं आपको हर लाइन के साथ साथ बताता जाऊंगा कि एमसीक्यूज कैसे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, लॉन्ग कैसे आता है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आप देख सकते हैं पास पेपर में वैसे वैसे ही एमसीक्यूज और शॉर्ट आते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक जो है वो हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए। यानी कि ये जो टॉपिक है ये एज अ लॉन्ग नहीं आएगा, या तो इसमें से शॉर्ट आएंगे और या एमसीक्यूज आएंगे। मैं बताता हूँ कि कैसे और किस तरह से शॉर्ट आएंगे और एमसीक्यूज कैसे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने से। बच्चों, पहले हम फ्लक्स को समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। तो फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड। फ्लक्स क्या है? अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्लो। बच्चों, एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है किसी भी चीज़ का फ़्लो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये पाइप है और इसके अंदर वाटर फ़्लो कर रहा है तो आप कहेंगे इस पाइप में वाटर फ्लक्स। एक और आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आपके कॉलेज का जो गेट है, सुबह उसमें से बच्चे कॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है, छुट्टी के वक्त उस गेट से बाहर जाते हैं। तो जितने बच्चे उस गेट से एंटर होते हैं या उसको लीव करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये उस गेट का ह्यूमन फ्लक्स है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि फ्लक्स का मतलब है किसी क्वांटिटी का फ्लो। अब इसको अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इसको अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं और ये कर्व्ड हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी हमने जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। इसकी जो बाकायदा इसकी जो क्वांटिटेटिव मीनिंग है, इसके लिए बाकायदा एक जो फार्मूला है वो हमने बाद में ड्राइव करना है। पहले जस्ट इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैंने एरिया एलिमेंट रख दिया। एक मेरे पास ये एलिमेंट ऑफ एरिया है जिसका नाम है ए, और दूसरा मेरे पास ये एलिमेंट ऑफ एरिया है ब्लू कलर का जिसका नाम है बी। बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये वाला जो ए है, एलिमेंट ऑफ एरिया या एरिया एलिमेंट, इसमें से 1 2 3 लाइन गुजर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो कितना है? 3। इस एरिया की बात हो रही है। अगर इस एरिया एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें से 2 लाइंस गुजर रही हैं। तो इस एरिया के लिए अगर फ्लक्स की बात की जाए तो वो 2 है। अब देखें, यहाँ पर जो हम फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं वो लोकली डिफाइन कर रहे हैं, इस एरिया के लिए अलग से और इस एरिया के लिए अलग से। लेकिन हमें उसकी एक जनरल डेफिनेशन चाहिए। तो वो जनरल डेफिनेशन जिसको हम क्वांटिटेटिव मीनिंग का नाम दे रहे हैं वो आगे चल के करते हैं। तो इस बुनियाद पर अगर मैं फ्लक्स को इन सिंपल वर्ड एक्सप्लेन करूं तो फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a certain element of area known as electric flux। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करने वाली है, वो है थ्रू दैट एरिया। यानी कि हमने लोकली डिफाइन किया फ्लक्स को, लेकिन फ्लक्स की जो जनरल डेफिनेशन होगी या उसकी जो डेरिवेशन होगी वो अभी हम करने जा रहे हैं। उसको करने से पहले हमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, ठीक है। बच्चों, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से।
और फाई एक ग्रीक सिंबल है। फ्लक्स वर्ड लैटिन है और ये जो फाई है फ्लक्स का सिंबल ये एक ग्रीक सिंबल है, इसको फाई बोलते हैं, फाई। ठीक है, ये सिंबल ग्रीक है फाई, जिससे हम फ्लक्स को डिनोट करेंगे। तो अभी हम समझने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, ताकि हम क्वांटिटेटिव मीनिंग्स को समझ सकें। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, जैसा कि आपको पता है जो हमने पीछे पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो भी हमने पीछे देखा कि इसकी एक हर पॉइंट के ऊपर इसकी एक पर्टिकुलर एक ख़ास डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये वेक्टर है। ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारे लिए नई चीज़ है वो है वेक्टर एरिया। बच्चों वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया इज़ अ वेक्टर। वेक्टर एरिया एक वेक्टर होता है। आपको पता है कि वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस एरिया के बराबर होता है। मसलन ये मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारे वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमारी सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगी, वो हमारी सरफेस के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो ये जो आपको नज़र आ रहा है ए के ऊपर एक वेक्टर, ये वेक्टर एरिया है। बच्चों एरिया और वेक्टर एरिया डिफरेंट चीज़ें हैं। जो एरिया है वो वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, और वो मैंने आपको बताई कि वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। फिजिक्स में हम परपेंडिकुलर के लिए नॉर्मल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो नॉर्मल कह लें या परपेंडिकुलर कह लें, बात एक ही है। सो अब इस बुनियाद पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लू कलर में जो कि इससे पास हो रहा है इस एरिया से। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ये हमारा यूनिट एरिया है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। ठीक है, यानी कि हमारा जो सरफेस एरिया है, जो एरिया आप ले रहे हैं जिसको हम यूनिट एरिया कह रहे हैं, वो यूनिट एरिया क्या होना चाहिए? फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स डिफाइन होता है। इसका मतलब है कि अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर ये क्या होंगे? ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर एरिया भी तो सरफेस के नॉर्मल होता है। और फ्लक्स की डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि यूनिट एरिया जो है वो फील्ड लाइंस के नॉर्मल है। अगर हम एरिया इस तरह से रखें यूं करके, अगर हम एरिया यूं करके रखें, ठीक है, इस तरह से रखें कि ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होनी चाहिए यूं करके, लेकिन वेक्टर एरिया भी तो इसके नॉर्मल ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या हो चुके हैं? ये पैरेलल हो चुके हैं, और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वो होगा E और वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड वो होगा A। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स को हमने डिफाइन कर दिया फाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। लेकिन यहाँ पर A के साथ मैंने छोटा सा ये वाला सिंबल बनाया है। बच्चों इस सिंबल का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर हमने एरिया का मैग्नीट्यूड लिया है और वो मैग्नीट्यूड है ये वाली सरफेस। तो इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होना चाहिए? नॉर्मल, इसलिए मैंने इसके साथ ये छोटा सा सिंबल बनाया है। लेकिन हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाली जो सरफेस है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसको क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती, जैसा कि ये वाला केस है, हमारा जो सरफेस है वो यूं करके पड़ा हुआ है, हमारा सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है। अगर सरफेस ऐसे पड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल तो परपेंडिकुलर तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं वेक्टर एरिया बनाऊँ तो वेक्टर एरिया कुछ ऐसे बनेगा। अब ये देखें, पीछे हम डिफाइन करके आए हैं कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि हमने सरफेस ही ऐसे रखी है कि उसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं यूं करके तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान अब एंगल बन रहा है थीटा। अब तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, A और E, वेक्टर एरिया और फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो हमारा वेक्टर एरिया है, ये देखें, इस वेक्टर एरिया को मैंने यहाँ पर बना लिया और इस वेक्टर एरिया के मैंने कंपोनेंट्स बना लिए। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये देखें,
ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मेरा वेक्टर एरिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेक्टर एरिया को कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। ये वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। अब गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मेरे वेक्टर एरिया का जो एक्स कंपोनेंट है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अब एक लाइन में आ गए, पैरेलल आ गए। इसका मतलब है कि इस केस में जब हमारी वो कंडीशन पूरी ना हो रही हो कि सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल होना चाहिए, उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि ई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेक्टर एरिया के एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ। क्योंकि अब एक्स कंपोनेंट इसके पैरेलल है, ए और ई पैरेलल होने चाहिए, यहां पर नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एरिया को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे और इसका एक्स कंपोनेंट ले लेंगे क्योंकि वो ई के साथ पैरेलल है। तो अब जो हमारा फ्लक्स है वो बन गया ई मल्टीप्लाई बाय ए एक्स। बच्चों इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ई और ए एक्स क्या है, ए कॉस ऑफ थीटा। ये जो ई ए कॉस थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं ई डॉट ए। सो फ्लक्स की जो जनरल डेफिनेशन मेरे पास बन गई वो बन गई, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो डेफिनेशन है हमारे पास फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स का जो डेफिनेशन है बच्चों, ये हमारे पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अभी हम फ्लक्स का यूनिट निकालेंगे और देखेंगे कि ये फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बच्चों फ्लक्स चाहे वो क्लोज सरफेस के लिए हो या ओपन सरफेस के लिए, यूनिट तो सेम होगा, लेकिन जो डिपेंडेंस है वो डिफरेंट होगी। लिहाजा अभी हम इसका यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं और डिपेंडेंस। अब यूनिट और डिपेंडेंस ये दोनों चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं और जो डेफिनेशन है फ्लक्स का वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जी बच्चों, तो फ्लक्स जो है हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर है ई ए कॉस थीटा। बच्चों इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है आपको पता है कि ये न्यूटन पर कूलम्ब है और एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है, न्यूटन पर कूलम्ब भी है, ठीक है। सो ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि इसका यूनिट क्या है। अब इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं कि फ्लक्स थ्रू आ ओपन सरफेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं कि जब आप ये वाली इक्वेशन आपने ड्राइव कर ली है, ये इक्वेशन आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, सिर्फ ओपन सरफेस के ऊपर। जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे क्लोज सरफेस के लिए तो ये वाली इक्वेशन जो है वो नहीं होगी, बल्कि उसके लिए चाहे आप इसको इस्तेमाल करें ड्राइव करने के लिए, लेकिन उसका जो इक्वेशन है वो इससे डिफरेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। सो ये दो कंडीशंस हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरा ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ओपन सरफेसेस के लिए, ठीक हो गया। अब डिपेंडेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। बच्चों ओरिएंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आगे चल के आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओरिएंटेशन से मुराद है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, उस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ओपन सरफेस डिपेंड करता है। याद रखें जब क्लोज सरफेस आएगा तो ये जो डिपेंडेंस है वो मुख्तलिफ होगी। तो अब हम इसके करने जा रहे हैं जी कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है, जिसमें आपको ओरिएंटेशन समझ आएगा। स्पेशल केसेस जिसके अंदर आपको इन स्पेशल केसेस के अंदर आपको समझ आएगा ओरिएंटेशन। तो पहला जो स्पेशल केस है बच्चों, हमारा जो वेक्टर एरिया है, ठीक है, अब ये हमारा वेक्टर एरिया है, ठीक है, इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है।
यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखें E और A के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 0। सो थीटा इज़ 0। अच्छा याद रखना है हमने, हालांकि ये देखें ये जो सरफेस है, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने एंगल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान नहीं लेना, हमने एंगल लेना है E और वेक्टर एरिया के दरमियान। ठीक है, सो वेक्टर एरिया और E के दरमियान एंगल 0 है। सो फ्लक्स का जो जनरल रिलेशन हमने यहाँ पर बनाया वो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो आएगा EA कॉस ऑफ 0 डिग्री। बच्चों कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है। सो फ्लक्स हमारे पास आ गया EA। बच्चों इस फ्लक्स को मैं कह सकता हूँ, ये जो मेरा फ्लक्स है इसे मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम फ्लक्स। तो ये है मेरा मैक्सिमम फ्लक्स। उसके बाद मेरे पास सेकंड जो स्पेशल केस है उसमें अगर आप गौर करें तो मेरा जो सरफेस है ये मेरा वेक्टर एरिया है, ये मेरा सरफेस ऐसे पड़ा है फ्लैट। ठीक है, और फील्ड लाइन जो हैं वो इस तरह से पास हो रही हैं, ये फील्ड लाइंस हैं जी। तो अब जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया के दरमियान बच्चों वो कितना एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सरफेस जो है ये देखें, अब बज़ाहिर अगर आप गौर करें तो ये सरफेस है और ये फील्ड लाइन है। सरफेस तो फील्ड लाइन के पैरेलल है, लेकिन हमने एंगल लेना होता है वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन के दरमियान। तो वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। सो फ्लक्स का रिलेशन अगर हम यहाँ पे पुट करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू EA कॉस 90 डिग्री। बच्चों कॉस 90 डिग्री जो है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, EA कॉस 90 जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स हमारे पास आ गया 0, इसे कहते हैं ज़ीरो फ्लक्स। अब देखें ये जो डिपेंडेंस है बच्चों ये MCQs में आएगी। ये जो स्पेशल केसेस हैं कि अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल इतना हो तो फ्लक्स क्या होगा, एंगल इतना हो तो फ्लक्स क्या होगा, या इस तरह से भी MCQs आ सकता है कि अगर हमारी जो सरफेस है वो फील्ड लाइंस के नॉर्मल हो तो फ्लक्स क्या होगा, अगर सरफेस फील्ड लाइंस के पैरेलल हो तो फ्लक्स क्या होगा। तो दोनों सूरतों में ये चीज़ें MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें। अब देखें हमने कहा था कि फ्लक्स ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि E और A के दरमियान एंगल क्या है, तो जब एंगल डिफरेंट होगा फ्लक्स का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। अच्छा ये जो जनरल केस है जो हम यहाँ शुरू में ही कर चुके हैं कि अगर ये एंगल ना 0 हो ना 90 हो, बल्कि ये एंगल जो है ये 0 और 90 के दरमियान हो, अगर ये एंगल 0 और 90 के दरमियान हो तो उस सूरत में जो फ्लक्स है हमारे पास उसका फार्मूला क्या बनेगा, उस सूरत में फ्लक्स का फार्मूला बनेगा सिंपली EA कॉस ऑफ थीटा, और जो भी थीटा की वैल्यू आएगी आप पुट करेंगे और आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। सो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको हर लिहाज से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है, हर लिहाज से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और इसकी एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं। तो मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को बेहतर करने की कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।